हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम करने वाले हैं लेक्चर नंबर 3 ऑफ मैग्नेटिक इफ़ेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जो हमारा लास्ट चैप्टर है फिज़िक्स का। और ये क्लास 10th का टॉपिक है, क्लास 10th का चैप्टर है मैग्नेटिक इफ़ेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी के बाद वाला जो चैप्टर है ना वो। तो पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था मैग्नेटिक फील्ड लाइंस या फिर मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट ड्यू टू अ स्ट्रेट कैरिंग करंट, देन करंट कैरिंग लूप और सोलेनॉइड। तो ये 3 टॉपिक्स को हमने एक ही लेक्चर में कवर किया है। आज के लेक्चर में हम केवल फोर्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि अगर कोई मटेरियल या कोई करंट कैरिंग कंडक्टर को बाहरी किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा जाए तो उसके अंदर या उससे क्या इफेक्ट आता है, क्या फोर्स एक्सपीरियंस करता है वो मटेरियल। तो वो आज हम देखने वाले हैं, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हम 2 पार्ट्स में इस लेक्चर को डिवाइड करेंगे। पहले पार्ट में हम डिस्कस करेंगे कि किसी भी करंट कैरिंग वायर को जब तुम बाहर के मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो तो उसमें कितना फोर्स लगता है, या कितना फोर्स नहीं, उसमें फोर्स किस तरह से लगता है या डिफ्लेक्शन किस तरह से होता है, डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन हम फाइंड करेंगे। और फिर हम बात करेंगे चार्ज को अगर हम रखेंगे किसी भी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर तो चार्ज के ऊपर फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा। देखो, हमारे सिलेबस में केवल और केवल डायरेक्शन दिया गया है और फैक्टर्स अफेक्टिंग द फोर्स दिया गया है। मतलब कि अगर किसी करंट कैरिंग वायर को तो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हो तो उसके ऊपर जो फोर्स लगेगा उसका डायरेक्शन क्या होगा, या फिर अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर तो मूविंग चार्ज को डाल देते हो तो उसके ऊपर फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा। हमें वैल्यूज फाइंड नहीं करना है कि फोर्स कितना लगेगा, है ना। हमें वैल्यूज के बेसिस पे बात नहीं करेंगे, हम केवल उसके डायरेक्शन के बेसिस पे बात करेंगे। हम बात करेंगे कि उसके ऊपर फोर्स मैक्सिमम कब लगेगा, मिनिमम कब लगेगा, या फोर्स लगेगा या नहीं लगेगा, हम ये बात करने वाले हैं। तो बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है और बहुत छोटा सा टॉपिक है, इसको डिटेल में मैं समझाऊंगा, तो कोशिश करना। तो स्टार्ट करते हैं क्लास 10th का ये टॉपिक फिजिक्स का, फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। अब देखो, ये तुम्हारे बुक में एक एक्टिविटी दिया गया, इस एक्टिविटी को पहले समझ लो। हमने क्या किया, हम एक बैटरी से एक वायर कनेक्ट कर देते हैं और इस वायर को हम इस रॉड को कनेक्ट कर देते हैं। मतलब हमारे पास एक रॉड है AB, इस रॉड को हम इस वायर से जोड़ देंगे। ये पॉजिटिव टर्मिनल वाला ये वायर इस रॉड के B एंड से कनेक्ट है और इस रॉड के A एंड से कनेक्टेड है नेगेटिव टर्मिनल का बैटरी। और हम बैटरी में कनेक्ट कर देंगे एक स्विच को हम ऑन ऑफ करेंगे तो करंट ऑन या ऑफ हो जाएगा। और हम इस रॉड के ऊपर और नीचे से एक मैग्नेट लगा देंगे। ये मैग्नेट का नॉर्थ पोल है और ये मैग्नेट का साउथ पोल है। तो ये एक्टिविटी कुछ इस तरह से, ये मैग्नेट है, दिस इज द साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट एंड दिस इज द नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस वन। ये हो गया हमारा साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट और ये हो गया हमारा नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट। और हम इस रॉड को कुछ इस पोजीशन में यहाँ पे इंसर्ट कर रहे हैं अंदर। तो ये रॉड ऐसे अंदर में है, ठीक है। तो अब देखो, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ से कहाँ जा रहा है, ये नॉर्थ से साउथ जा रहा है और रॉड ऐसे है, इस तरह से रॉड लगा हुआ है नॉर्थ से साउथ। वी ऑल नो कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कहाँ से कहाँ तक होता है, नॉर्थ से साउथ होता है। तो इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड ऑलरेडी है, हम इस वायर को इसके अंदर डाल रहे हैं और इस वायर के दोनों एंड से हम वायर को कनेक्ट कर देंगे जो बैटरी से कनेक्टेड है। तो एक एंड यहां से निकाल लो और एक एंड यहां से निकाल लो, इसको पॉजिटिव टर्मिनल, इसको नेगेटिव टर्मिनल, और स्विच को ऑन कर देंगे। तो जैसे ही तुम स्विच ऑन करोगे तो इस वायर के अंदर करंट फ्लो करने लगेगा। अब जैसे ही ये वायर के अंदर करंट फ्लो करने लगेगा तो ये वायर अपने अंदर से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। वी ऑल नो दैट करंट कैरिंग कंडक्टर बिहेव्स एज अ मैग्नेट, और वो अपने चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाने लगते हैं। तो ये वायर, ये करंट कैरिंग वायर एक मैग्नेट बन जाएगा। दैट मीन्स ये जो वायर हम ले रहे थे नॉर्मल वायर, इसमें करंट फ्लो कर रहा है और ये करंट फ्लो करने के कारण इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। तो ऑलरेडी इस रीजन के अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस था, ऑलरेडी इस रीजन के अंदर मैग्नेटिक फील्ड तो था ही। अब इस कंडक्टर को, करंट कैरिंग कंडक्टर को हम इसके बीच में ला रहे हैं तो इसका मैग्नेटिक फील्ड इस कंडक्टर के मैग्नेटिक फील्ड के साथ इंटरेक्ट करेगा। और जैसे ही ये मैग्नेटिक फील्ड इसके साथ इंटरेक्ट करेगा तो क्या होगा, ये मैग्नेट और ये मैग्नेट, रखा हुआ मैग्नेट, दोनों के ऊपर कुछ ना कुछ फोर्स लगेगा। अब ये फोर्स या तो अट्रैक्टिव हो सकता है या फिर रिपल्सिव हो सकता है, वो नेचर पे डिपेंड करता है। अगर इस मैग्नेट का नॉर्थ पोल इस मैग्नेट का नॉर्थ पोल की तरफ हो तो रिपेल करेगा, और इस मैग्नेट का साउथ पोल इसके नॉर्थ पोल की तरफ हो तो अट्रैक्ट करेगा। खैर, हमें इतना डिटेल में नहीं जानना है, हमें ऊपर ऊपर से पढ़ना है कि फोर्स कैसे लगेगा। देखो, मैंने आपको बताया था क्या,
कि अ करंट कैरिंग वायर, ध्यान से समझना इसको, अ करंट कैरिंग वायर बिहेव्स एज अ मैग्नेट, बिहेव्स एज अ मैग्नेट। एक करंट कैरिंग वायर एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। मतलब हम क्या बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो हमारे पास रॉड ए बी है ये एक मैग्नेट है, क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बना रहा है, तो ये एक मैग्नेट है। और ये जो हमारे पास एक्सटर्नल मैग्नेट है जिसे हॉर्स शू मैग्नेट कहते हैं, दिस इज हॉर्स शू मैग्नेट, क्योंकि हॉर्स शू के नेल की तरह है ये, तो एक एक्सटर्नल मैग्नेट भी है हमारे पास, एक्सटर्नल मैग्नेट। तो बताओ बच्चों मेरे को, जब दो मैग्नेट को आपस में तुम इंटरैक्ट कराओगे, ये पहला मैग्नेट और ये दूसरा मैग्नेट, ठीक है, ये पहले वाले मैग्नेट का नॉर्थ साउथ पोल और ये दूसरे मैग्नेट का नॉर्थ पोल, तो जब ये दोनों मैग्नेट एक दूसरे से इंटरैक्ट करेंगे तो दोनों अट्रैक्ट होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि इस मैग्नेट का फील्ड इस मैग्नेट के फील्ड के साथ इंटरैक्ट करेगा और जिसके कारण ये अट्रैक्ट हो जाएगा। और अगर हम यहीं पे साउथ पोल बना देते हैं तो ये क्या होगा? ये दोनों रिपेल होने लगेगा, मतलब कुछ ना कुछ फोर्स लगेगा इसके ऊपर। तो सेम काम यहाँ पर भी हो रहा है, बिल्कुल इसी तरह का कुछ काम यहाँ भी हो रहा है। हमारे पास अगर ध्यान से तुम देखो तो दो मैग्नेट्स हैं। एक मैग्नेट ये वायर वाला मैग्नेट है जिसमें करंट फ्लो कर रहा है। करंट का डायरेक्शन देख लो, करंट का डायरेक्शन जा रहा है बी से ए। ये पॉजिटिव टर्मिनल से करंट गया, ऐसे गया, ये बी से ए आया, फिर नेगेटिव टर्मिनल में। तो इस वायर के अंदर करंट कहाँ से कहाँ गया? बी से लेकर ए तक गया। तो ये हमारे पास पहला मैग्नेट, ये कंडक्टर जो इस तरह से रखा था, ये पहला मैग्नेट है और ये दूसरा मैग्नेट। तो एक मैग्नेट के पास दूसरा मैग्नेट है, तो मतलब कि दोनों मैग्नेट के ऊपर फोर्स लगेगा। अब ये मैग्नेट क्योंकि फिक्स्ड है, हम इसके ऊपर फोर्स नहीं देखेंगे, हम जो करंट कैरिंग वायर है इसके ऊपर फोर्स है। फोर्स इसके ऊपर भी लगेगा, बट हमें इसके ऊपर क्या फोर्स लग रहा है उससे मतलब नहीं है। हमें बताना है कि इस करंट कैरिंग वायर के ऊपर क्या फोर्स लग रहा है, किधर फोर्स लग रहा है, तो हम केवल इसे देखेंगे। तो इसे हम इस तरह से समझेंगे कि जब ये मैग्नेट अंदर गया तो फोर्स लगा। अब मान लो तुम यहाँ पे स्विच ऑफ कर देते हो, जब तुम स्विच ऑफ करोगे तो ये फोर्स नहीं लगेगा, मतलब ये मैग्नेट अपना मैग्नेटिक प्रॉपर्टी खो देगा, तो उस केस में फोर्स लगेगा ही नहीं। तो पहले क्या होता है कि जैसे ही तुम स्विच ऑन करोगे ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनाएगा जिसके कारण एक फोर्स लगेगा इसके ऊपर, ये वायर डिफ्लेक्ट करेगा। ये जो वायर अंदर रखा हुआ था ये डिफ्लेक्शन शो करेगा। मान लो ये इस पोजीशन से डिफ्लेक्ट करके ऐसे हो गया, जैसे स्विच ऑफ हुआ वापस अपने पोजीशन पे आ गया, फिर जब स्विच ऑन हुआ फिर वापस से डिफ्लेक्ट कर गया, ऑफ हुआ फिर सेम आ गया, फिर स्विच ऑन हुआ डिफ्लेक्ट कर गया। मतलब जब हम यहाँ करंट का जब हम यहाँ स्विच ऑन कर रहे हैं, जब इसमें करंट फ्लो कर रहा है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के कारण इंटरैक्ट करके फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है और डिफ्लेक्ट हो जा रहा है, फोर्स लग रहा है और डिफ्लेक्ट हो जा रहा है। तो इससे हमें यह बात पता चली कि एक करंट कैरिंग वायर को जब हम बाहर के मैग्नेटिक फील्ड में इंसर्ट करते हैं, या फिर हम जब करंट कैरिंग वायर को बाहर के मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, तो उस वायर के ऊपर एक फोर्स लगता है। चलो ये समझ आ गया। तो यही हमारे पास टॉपिक है, हमारा टॉपिक यही है, अ फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग वायर और अ कंडक्टर इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। अब इसमें कुछ फैक्टर्स है, कुछ पैरामीटर्स हैं। अब ये फोर्स को हम कैसे कैसे चेंज करेंगे? पहली बात, जब इसमें करंट फ्लो करेगा, करंट आई जब फ्लो करेगा तो ये डिफ्लेक्ट करेगा। जब करंट को ऑफ कर दोगे तो डिफ्लेक्शन खत्म हो जाएगा। मतलब जो फोर्स लग रहा होगा, नंबर वन, जो इस मैग्नेट के ऊपर फोर्स लग रहा होगा, वायर के ऊपर जो फोर्स लग रहा होगा, वो डिपेंड करेगा किस पे? करंट पे। अगर करंट है इसमें तो फोर्स लगेगा, करंट नहीं है तो फोर्स नहीं लगेगा। नंबर टू, ये डिपेंड करेगा लेंथ ऑफ द वायर पे। जो फोर्स होगा ना वो लेंथ ऑफ द वायर पे डिपेंड करेगा। मान लो कि तुम इस वायर का लेंथ को बढ़ा दे रहे हो, तो जितना बड़ा वायर लोगे उतना ज़्यादा फोर्स लगेगा, जितना कम वायर लोगे उतना कम फोर्स लगेगा। तो ये लेंथ ऑफ द वायर पे भी डिपेंड कर रहा है। नंबर थ्री, फोर्स ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। जो मैग्नेटिक फील्ड तुम बाहर से लगा रहे हो, मतलब इस मैग्नेट के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड, देखो ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन मैंने बनाया हुआ है, नॉर्थ से साउथ जाता हुआ, ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ अगर ज़्यादा होगा तो इसके ऊपर फोर्स भी ज़्यादा लगेगा, और अगर इस मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ कम होगा तो इसके ऊपर फोर्स भी कम लगेगा। मतलब एक करंट कैरिंग वायर के ऊपर जो फोर्स लग रहा होता है वो तीन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। पहला फैक्टर है करंट फ्लोइंग इन द वायर, दूसरा फैक्टर है लेंथ ऑफ द वायर, और तीसरा फैक्टर है मैग्नेटिक फील्ड। किसका मैग्नेटिक फील्ड? बाहर वाला मैग्नेटिक फील्ड पर डिपेंड करता है। तो ये तीन फैक्टर्स पे हम डिपेंड करता है हमारा फोर्स। अगर मान लीजिए कि हम करंट को जीरो कर देते हैं, अगर करंट जीरो है तो फोर्स कितना होगा? फोर्स भी जीरो होगा। अगर करंट मैक्सिमम है, अगर करंट मैक्सिमम, तो फोर्स भी क्या होगा?
फोर्स भी मैक्सिमम हो जाएगा, और अगर करंट मिनिमम है तो फोर्स भी मिनिमम हो जाएगा, मतलब कम डिफ्लेक्ट करेगा। ठीक है, तो ये जो फोर्स है ये डायरेक्टली करंट पर डिपेंड कर रहा है। डायरेक्टली डिपेंड करने का मतलब क्या हुआ कि जैसे जैसे तुम करंट को चेंज करोगे बिल्कुल वैसा ही चेंज फोर्स में भी आएगा। करंट जीरो तो फोर्स भी जीरो, करंट मैक्सिमम तो फोर्स भी मैक्सिमम, करंट मिनिमम तो फोर्स भी मिनिमम। ठीक है, देखो ऐसा हो क्यों रहा है, अगर तुम बहुत ही डिटेल में अगर इसको बहुत माइन्यूटली देखोगे, बहुत ही अच्छे से कॉन्सेप्ट वाइज देखोगे, तो हमने पढ़ा था पिछले क्लास में कि किसी भी वायर में मैग्नेटिक फील्ड अगर बन रहा है तो वो मैग्नेटिक फील्ड उस वायर में फ्लो होने वाले करंट पे डिपेंड करता है। अगर तुम इसमें ज्यादा करंट फ्लो कराओगे तो ये ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड बना पाएगा, मतलब ये ज्यादा मैग्नेटाइज हो पाएगा, और कम करंट फ्लो कराओगे तो कम मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। तो ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड जब बनाओगे तो ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड बाहर वाले मैग्नेटिक फील्ड से ज्यादा इंटरेक्ट करेगा, तो ज्यादा फोर्स लगेगा। और अगर कम करंट फ्लो कराओगे तो कम मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, और कम मैग्नेटिक फील्ड बाहर वाले मैग्नेटिक फील्ड से इंटरेक्ट करेगा तो कम फोर्स लगाएगा। और अगर करंट ही जीरो हो जाए तो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा ही नहीं, और जब कोई मैग्नेटिक फील्ड ही नहीं बनेगा तो इसके ऊपर फोर्स भी नहीं लगेगा। ठीक है, अब दूसरा चीज देखो, यहां पे सेम इसी तरीके से अगर हम लेंथ ऑफ द वायर को जीरो कर दें, मतलब वायर का लेंथ खत्म कर दें, कुछ वायर है ही नहीं उसके अंदर। ठीक है, लेंथ ऑफ द वायर जीरो मतलब वायर है ही नहीं, वायर को बहुत छोटा कर दो बिल्कुल जीरो के बराबर, तो उसके ऊपर फोर्स भी नहीं लगेगा, फोर्स भी जीरो हो जाएगा। इसी तरह से ऐसे ये वाला कंडीशन बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है, ये कंडीशन जरूरी है। अगर लेंथ को बढ़ा दें, हम लेंथ को मैक्सिमम कर दें, बढ़ा दें, बहुत ज्यादा इंक्रीज कर दें, तो फोर्स भी इंक्रीज हो जाएगा, ये मैक्सिमम बन जाएगा। और अगर हम लेंथ को मिनिमम करते हैं तो लेंथ को मिनिमम करने से क्या मिनिमम हो जाएगा, फोर्स मिनिमम हो जाएगा, दैट मीन्स फोर्स घट जाएगा। इसी तरह से ये जो फोर्स है ये मैग्नेटिक फील्ड पे भी डिपेंड करता है। कैसे डिपेंड करता है, मान लो तुम बाहर से ये मैग्नेट को हटा रहे हो, ये जो एक्सटर्नल मैग्नेट है ना, इसको हटा दो, केवल ये वायर रखो और ये कनेक्शन रखो, इसे हटा दो, तो अब तुम ऑन ऑफ करोगे तो अब ये डिफ्लेक्ट नहीं करेगा, मतलब अब इसके फोर्स नहीं लगेगा इसके ऊपर। क्यों? क्योंकि जो फोर्स लग रहा था वो किसके कारण लग रहा था, बाहर के मैग्नेटिक फील्ड के कारण। जब वो इंटरेक्ट कर रहा था तब फोर्स लग रहा था। अब ये बाहर वाला मैग्नेटिक फील्ड हम हटा देते हैं। कैसे हटाएंगे, इस मैग्नेट को यहाँ से रिमूव कर दो। मैग्नेट रिमूव कर देने से अब यहाँ पे कोई दूसरा बाहरी मैग्नेटिक फील्ड नहीं रहा जो उसके साथ इंटरेक्ट करके उसको उसके ऊपर फोर्स लगाए। तो अगर हम बाहर वाला मैग्नेटिक फील्ड ही हटा दें, जीरो कर दें, तो फोर्स कितना लगेगा, जीरो लगेगा। दूसरा चीज क्या है, अगर मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम होता है तो फोर्स भी मैक्सिमम लगेगा, फोर्स भी क्या लगेगा, मैक्सिमम लगेगा। और अगर मैग्नेटिक फील्ड बाहर का एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड मिनिमम है तो फोर्स भी मिनिमम लगेगा। तो ये सारे फैक्टर्स हैं, अच्छे से याद कर लीजिए। फैक्टर्स आपसे पूछेंगे कि किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। अच्छा, इसको याद करने का एक और तरीका है, एक फॉर्मूला होता है जो आपको पढ़ना तो नहीं है बट हाँ समझने के लिए ज़्यादा ये ज़रूरी है। फॉर्मूला याद रखना, BIL sin थीटा, BIL sin थीटा। इनमें से अगर तुम देखोगे तो अभी हमने तीन फैक्टर्स देखा कि मैग्नेटिक फोर्स किस किस फैक्टर पर डिपेंड कर रहा है। मैग्नेटिक फोर्स मैग्नेटिक फील्ड पर डिपेंड कर रहा है, सही। करंट पर डिपेंड कर रहा है, बिल्कुल सही। लेंथ ऑफ द कंडक्टर पर डिपेंड कर रहा है, बिल्कुल सही। बट साथ ही साथ ये एंगल पे भी डिपेंड करता है, ये फोर्थ फैक्टर आ गया। और ये फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट, एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ इससे कि अगर तुम्हें मैग्नेटिक फोर्स मैक्सिमम चाहिए तो तुम क्या करोगे। देखो, मैग्नेटिक फोर्स मैक्सिमम तभी होगा जब हम एंगल बिटवीन करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड, ये I इज फॉर करंट एंड B इज फॉर मैग्नेटिक फील्ड, एंगल बिटवीन करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड को हम कितना रखें, 90 डिग्री रखेंगे, देन फोर्स विल बी मैक्सिमम, देन फोर्स विल बी मैक्सिमम। कैसे, इसका क्या मतलब हुआ समझो। देखो, ये हमारे पास ये वाला मैग्नेट है जिसमें ये नीचे वाला नॉर्थ पोल है और ऊपर वाला साउथ पोल है। ये मेरे पास एक वायर है। अब इस वायर को हम ऐसे इंसर्ट कर रहे हैं, ये रहा वायर, करेक्ट, ये रहा वायर। अब इस वायर में हम कैसे करंट फ्लो करा रहे हैं, इधर से इस एंड से इस एंड तक, मतलब करंट ऐसे जा रहा है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट। और मैग्नेटिक फील्ड है, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल। तो जब ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल इस तरह से, नीचे नॉर्थ पोल है और ऊपर साउथ पोल, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये हो गया नॉर्थ से साउथ, ये है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। और हमारा करंट कैसा है, करंट अंदर की तरफ। देखो, ये मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ और करंट अंदर की तरफ, करंट अंदर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ, करंट अंदर की तरफ। इन दोनों के बीच में देखो एंगल कितना है, 90 डिग्री बन रहा है। ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड और ये हो गया करंट। ऐसे था ना, ये मैग्नेटिक फील्ड ऊपर, करंट अंदर, तो मैग्नेटिक फील्ड और करंट के बीच में एंगल कितना, 90 डिग्री। इस केस में इस वायर के ऊपर मैक्सिमम फोर्स लगेगा। कैसा लगेगा, फोर्स लगेगा मैक्सिमम। अब मैक्सिमम फोर्स क्यों लगेगा, देखो इस पूरे फॉर्मूला में ये तो हम समझ गए कि फोर्स डिपेंड करता है मैग्नेटिक फील्ड पे। देखो ये वाला फैक्टर,
फोर्स मैग्नेटिक फील्ड पर डायरेक्टली डिपेंड करता है। सेकंड फैक्टर फोर्स डिपेंड करता है करंट कैरिंग इन द वायर, करंट कैरिंग इन द वायर। फर्स्ट फैक्टर हो गया, समझ आ गया। फोर्स ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द लेंथ ऑफ द वायर, तो ये हो गया लेंथ ऑफ द वायर। अब ये चौथा फैक्टर जो साइन थीटा है ना, हमें इनको कांस्टेंट रख करके अगर हमें केवल डायरेक्शन ऑफ करंट और मैग्नेटिक फील्ड चेंज करके मैक्सिमम वैल्यू लाना हो तो हम क्या करेंगे, हम साइन थीटा को मैक्सिमम करेंगे। हम क्या करेंगे, साइन थीटा को हम मैक्सिमम कर देंगे। देखो साइन थीटा को जब तुम मैक्सिमम रखोगे तो ये मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन थीटा इनसे मल्टीप्लाई होकर के एक मैक्सिमम वैल्यू देगा, तो हमें साइन थीटा को मैक्सिमम करना पड़ेगा। और तुम ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ चुके हो, साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू होता है 1 जब थीटा 90 डिग्री होता है। सो व्हेन थीटा इज 90 डिग्री तो साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू क्या आता है, मतलब साइन 90 का मैक्सिमम वैल्यू 1। साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू होता है 1 और 1 लाने के लिए हमें एंगल कितना रखना पड़ेगा, 90। और ये एंगल किसके बीच का एंगल था, ये एंगल था करंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल। तो अगर तुम्हें केवल ये पता करना हो कि मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक फोर्स किसी करंट कैरिंग वायर पे किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, तो सिंपल सी बात है, आप ये फॉर्मूला याद रखिएगा, बिल साइन थीटा। अगर इसको शॉर्ट में याद रखना है तो बिल साइन थीटा याद रखिएगा, BIL साइन थीटा। व्हाट इज बी, बी इज द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जो बाहर से हम लगा रहे थे, ये बाहर वाला मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, ये वायर का मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। बी क्या है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है। करंट क्या है, इस कंडक्टर में फ्लो होने वाला करंट है I। एल क्या है, एल है हमारा लेंथ ऑफ द कंडक्टर, इस कंडक्टर का लेंथ कितना है। उसके बाद हो गया साइन थीटा, साइन थीटा वेयर थीटा इज द एंगल किसके किसके बीच का, करंट के बीच का और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का। तो मान लो तुम किसी कंडक्टर में फोर्स को मैक्सिमम करना चाहते हो, तो फोर्स को मैक्सिमम करने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, पहले तो हम ये कर सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड को मैक्सिमम कर दें। तो मैग्नेटिक फील्ड को मैक्सिमम कर दोगे तो फोर्स मैक्सिमम हो जाएगा। देन करंट को मैक्सिमम कर दो, करंट मैक्सिमम कर दोगे तो अगेन फोर्स मैक्सिमम हो जाएगा। देन और क्या कर सकते हैं, लेंथ को मैक्सिमम कर देंगे, मतलब लेंथ को इंक्रीज कर देंगे, तो लेंथ को बढ़ाने से अगेन फोर्स बढ़ जाएगा। ठीक है, एक और काम हम कर सकते हैं, करंट और लेंथ, करंट और मैग्नेटिक फील्ड, करंट और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हम क्या करेंगे, परपेंडिकुलर। व्हेन मैग्नेटिक फील्ड एंड करंट आर परपेंडिकुलर टू वन अनदर, then maximum magnetic force is exerted on that current carrying wire। I hope ये समझ आ गया आपको, केवल ये फॉर्मूला याद रखना। ठीक है, क्वेश्चन में आता है एक 2 मीटर का वायर है और एक 10 मीटर का वायर है, दोनों वायर में सेम करंट फ्लो हो रहा है, बट हम एक वायर को, दोनों वायर में सेम करंट फ्लो हो रहा है, तो बताइए कि कौन से वायर में ज्यादा मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस होगा। तो जो वायर 10 मीटर का है, जो बड़ा वायर होगा, जो लंबा वायर होगा, जिसका लेंथ ज्यादा है, उसमें ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगा, जिसमें लेंथ कम है उसमें कम मैग्नेटिक फील्ड होगा। बात समझ आ गई, तो ये हो गया। अच्छा, एक और बात, ये जो फोर्स होता है ना, ये फोर्स होता है एक वेक्टर क्वांटिटी। फोर्स क्या होता है, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, तो इसका मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होना चाहिए, बिल्कुल, है ना। तो मैग्नीट्यूड तो भाई हमें समझ आ गया कैसे निकालेंगे। मैग्नीट्यूड निकालने के लिए क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे F इज इक्वल टू बिल साइन थीटा। याद रखिएगा बच्चों इसको, बिल साइन थीटा। ठीक है, ये हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। एंड व्हाट अबाउट डायरेक्शन, तो डायरेक्शन फाइंड करने के लिए सर हम क्या करेंगे, डायरेक्शन फाइंड करने के लिए अगेन आपको एक रूल पढ़ना है जिसे हम कहते हैं फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, थोड़ा समझो इसको। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल क्या है, ये फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल हम यूज करते हैं किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर के ऊपर। अगर किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए तो इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा उस फोर्स का डायरेक्शन फाइंड करने के लिए हम यूज करते हैं। ये थोड़ा डिफिकल्ट रूल है, मैं आपको बहुत आसान रूल बताऊंगा क्योंकि आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है ये, तो आपसे स्टेटमेंट पूछते हैं, तो आप पहले इसको लिख लो। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल क्यों यूज करते हैं, टू फाइंड द डायरेक्शन, टू फाइंड द डायरेक्शन, किसका डायरेक्शन फाइंड करने के लिए, of magnetic force on a current carrying conductor, on a current carrying conductor। ठीक है, करंट कैरिंग कंडक्टर के ऊपर भी फोर्स निकाल सकते हैं आप इस रूल को यूज करके, या फिर एक चार्ज पार्टिकल के ऊपर भी फोर्स लगा सकते हैं आप इस रूल को लगा करके, ठीक है, यूज करके। तो इसके अकॉर्डिंग क्या करना है, हमें इसके अकॉर्डिंग अपने लेफ्ट हैंड को लेना है। देखो ये हो गया लेफ्ट हैंड, राइट हैंड रूल अभी यूज नहीं करना। राइट हैंड कब यूज कर रहे थे, मैक्सवेल्स राइट हैंड यूज कर रहे थे हम डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड करने के लिए। याद करो,
थंब को हम प्लेस कर रहे थे इन द डायरेक्शन ऑफ कंडक्टर, जिधर कंडक्टर का करंट फ्लो कर रहा था उधर प्लेस कर रहे थे, और बाकी फिंगर्स को हम घुमा रहे थे, उस डायरेक्शन में था हमारा मैग्नेटिक फील्ड। तो मैक्सवेल्स राइट हैंड रूल यूज करेंगे मैग्नेटिक फील्ड। इसको याद करने का देखो तरीका क्या है, मैक्सवेल्स राइट हैंड रूल और फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, दोनों में काफ़ी कन्फ्यूजन होता है कि कौन सा रूल कब यूज़ करना है। तो लेफ्ट से याद रखना या एफ से याद रखना, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग, एफ इज फॉर फ्लेमिंग एंड एफ इज फॉर फोर्स, करेक्ट। एफ इज फॉर फ्लेमिंग्स एंड एफ इज फॉर फोर्स। तो फ्लेमिंग का जो लेफ्ट हैंड रूल है, या फिर ऐसे याद रख सकते हो, लेफ्ट में एफ आता है ना, लेफ्ट में एफ आता है, तो अगेन वो भी सेम है, एफ इज फॉर लेफ्ट, मतलब एफ जो है वो लेफ्ट में आ रहा है थर्ड लेटर, और फोर्स भी एफ से शुरू होता है। या फिर ऐसे समझो कि एफ फॉर फ्लेमिंग, एफ फॉर फोर्स। तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल यूज करना है किसके लिए, टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। और मैक्सवेल का जो मैक्सवेल है ना, इसका जो राइट हैंड थंब रूल है, राइट हैंड थंब रूल है, वो किस लिए यूज करेंगे, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। एम इज फॉर मैक्सवेल एंड एम इज फॉर मैग्नेटिक फील्ड, एम इज फॉर मैक्सवेल एंड एम इज फॉर मैग्नेटिक फील्ड। तो मैक्सवेल साहब का यू रूल कब यूज करना है, मैक्सवेल साहब का रूल तब यूज करना है जब हमें डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना हो। और फ्लेमिंग्स का फोर्स वाला कंडीशन कब यूज करना है, जब हमें मैग्नेटिक फोर्स फाइंड करना है, फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल, ठीक है। अब फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल के अकॉर्डिंग हम अपना लेफ्ट हैंड का 3 फिंगर्स को, ये थंब को, ये 4 फिंगर को, थंब, 4 फिंगर और सेंट्रल फिंगर, ये हमारा सेंट्रल फिंगर है, इन तीनों को एक साथ म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अलाइन करेंगे। ये हो गया थंब, ये हो गया 4 फिंगर, ठीक है, ये हो गया सेंट्रल फिंगर। इस तरह से हम इसे परपेंडिकुलर अलाइन करेंगे सच दैट कि हर एक फिंगर दूसरे फिंगर से 90 डिग्री का एंगल बना रहा होगा। सबसे पहले ये देखो, ये थंब और ये फिंगर दोनों 90 डिग्री बना रहा है, फिर ये एक और फिंगर आ गया, ये फिंगर और ये फिंगर, ये भी 90 डिग्री बना रहा है, देखो। अब ये देखो, इसे हटा दो, इसे हटा दो, अब ये देखो, ये फिंगर और ये फिंगर, ये भी 90 डिग्री बना रहा है, देखिए। तो ये हो गया, तीनों एक दूसरे से 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो इस तरह से हम अपने लेफ्ट हैंड के 3 फिंगर्स को अलाइन करेंगे। थंब रिप्रेजेंट करेगा फोर्स, ये रिप्रेजेंट करेगा मैग्नेटिक फील्ड, और ये रिप्रेजेंट करेगा करंट। एफ बी आई, ये एक्रोनिम याद रखना, एफ बी आई। सबसे ऊपर वाला फिंगर जो होगा वो थंब होगा, एफ से हम थंब को रिप्रेजेंट करेंगे। बी इज फॉर मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन फाइंड करने के लिए। एंड आई इज फॉर करंट, करंट का डायरेक्शन, करंट का डायरेक्शन या फिर मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज, मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज, ये दोनों के केस में हम यूज कर सकते हैं, करेक्ट। तो कैसे यूज करना है, सबसे पहले ऊपर वाला फिंगर, ये थंब है, 4 फिंगर है, सेंट्रल फिंगर है, एफ बी आई, एफ बी आई, ऊपर से शुरू करना, एफ बी एंड आई, एफ बी आई, ठीक है। अब आ जाओ, थोड़ा डायरेक्शन फाइंड कर लेते हैं हम लोग कुछ एग्जांपल्स में। देखो, कुछ डायरेक्शन फाइंड करेंगे, देखिएगा। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास ये डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है, ये डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है, राइट, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और करंट कुछ ऐसा फ्लो कर रहा है, इस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है। आपको बताना है कि इस वायर के अंदर किस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा अगर ये सिचुएशन है तो कुछ नहीं करना, केवल करेंगे क्या, हम अपने लेफ्ट हैंड के सारे फिंगर्स को ऐसे अलाइन कर लेंगे, एफ बी आई। तो सबसे पहले तो देखो कि मैग्नेटिक फील्ड किधर है, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द प्लेन है, क्रॉस मतलब इनसाइड द प्लेन, तो मैग्नेटिक फील्ड को इनसाइड द प्लेन कर दो। बीच वाला फिंगर देखो, 4 फिंगर जो है ना, 4 फिंगर, ये 4 फिंगर मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये है 4 फिंगर, एफ बी आई, ये तो ये चला गया अंदर, करंट ऊपर की तरफ है। ये सेंट्रल फिंगर को सीधा कर दो, ये सेंट्रल फिंगर, करंट ऊपर, फोर्स उस डायरेक्शन में लगा, देख रहे हो। इस तरह से सबसे पहले अलाइन कर लेंगे, दिस इज द करेक्ट पोजीशन। उसके बाद हम सबसे पहला फिंगर ये जो है, जिसे हम 4 फिंगर कहते हैं, उसको मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में ले जाओ। मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है तो इसको अंदर की तरफ ले जाएंगे, ये रहा अंदर की तरफ। फिर जिस डायरेक्शन में करंट जा रहा है उस डायरेक्शन में हमारा सेंट्रल फिंगर होगा। अभी सेंट्रल फिंगर इधर पॉइंट कर रहा है तो इसको हम घुमा देंगे, ऐसा हो गया। देखो ये थंब पॉइंट करेगा इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, सॉरी इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, तो थंब विल गिव द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो यहां से ये जो डायरेक्शन है ना, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स, मतलब ये इधर पॉइंट करेगा। एक खास बात इसमें देखो, क्या तीनों के बीच में एंगल 90 डिग्री है? सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड और करंट देखो,
जो मैग्नेटिक फील्ड है वो अंदर की तरफ है और करंट ऊपर की तरफ है, इसके बीच में एंगल कितना है 90 डिग्री। और इस केस में हमें पता है मैक्सिमम फोर्स लगता है। हमें एग्जाम में केवल यही केस आएगा जब करंट और मैग्नेटिक फील्ड 90 डिग्री होगा, दूसरा कोई केस आपके एग्जाम में नहीं आने वाला, तो इसको समझिए। इस केस में मैक्सिमम फोर्स लग रहा होगा, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, करंट ऊपर, ठीक है। तो इस वायर के ऊपर जो करंट में वायर कंडक्टर में वायर कंडक्टर में जो करंट जा रहा है ऊपर की तरफ, इस वाले कंडक्टर में फोर्स किधर लगेगा, इधर लगेगा, मतलब ये कंडक्टर इधर डिफ्लेक्ट कर जाएगा, डिफ्लेक्शन इधर होगा, इधर मूव कर जाएगा फोर्स के कारण। तो इस तरह से हम यूज करते हैं फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल। एक और बात है कि हम इस फोर्स को रिवर्स कैसे कर सकते हैं। जैसे जो हमारा एक्टिविटी था, हमने जो वायर लगाया था वहाँ पे सर्किट के साथ, जो कंडक्टर हमने जोड़ा था, उस कंडक्टर में फोर्स जब लग रहा होगा तो उस फोर्स को रिवर्स करने का क्या तरीका है, फोर्स को हम कैसे पलटेंगे, इसी में देख लो। फोर्स को कैसे पलट सकते हो, फोर्स को पलटने के लिए आपके पास क्या क्या फैक्टर्स हैं। फॉर्मूला याद करिए, मैंने आपको फॉर्मूला क्या लिखाया था, F इज इक्वल टू बिल साइन थीटा, सारा कुछ यहीं से आएगा आपको, इसलिए मैं बोल रहा हूँ इसको याद रखो। ये आपके सिलेबस में है नहीं, बट फिर भी आप याद रखना इसे, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से आते हैं। भले ही फॉर्मूला नहीं है बट उसका कॉन्सेप्ट है, इसीलिए बिल साइन थीटा याद रखना। तो फोर्स रिवर्स कैसे होगा, अगर फोर्स रिवर्स करना है तो डायरेक्शन ऑफ आप क्या कर सकते हो, दो काम कर सकते हो, या तो आप डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को रिवर्स कर दो, या फिर आप करंट का डायरेक्शन को रिवर्स कर दो। ये दोनों काम कर दो तो फोर्स पलट जाएगा। पहले डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को हम रिवर्स करके चेक करते हैं। इस पूरे एग्जाम्पल में ये पहले मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रहा था ना, अब इसमें देखो हम मैग्नेटिक फील्ड को बदल देते हैं। अब मैग्नेटिक फील्ड को बाहर की तरफ ले लेंगे, करंट का डायरेक्शन रहने दो वैसे ही, फिलहाल हम मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन चेंज कर देते हैं। सो दिस इज व्हाट, दिस इज डॉट, डॉट का मतलब है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ। करंट का डायरेक्शन वही होगा, केवल किसी एक को चेंज करना, ठीक है। दोनों को चेंज कर दोगे, दो बार रिवर्स होगा, वापस से वही फोर्स आ जाएगा, मतलब एक बार पलटेगा फिर दूसरी बार पलटेगा। तो अगर फोर्स का डायरेक्शन रिवर्स करना है तो या तो तुम मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन रिवर्स करो या फिर तुम करंट का डायरेक्शन रिवर्स करो। अगर दोनों को साथ में पलट दोगे तो फोर्स का डायरेक्शन पलट करके, दो बार पलट करके सीधा हो जाएगा। मतलब अगर ये एक बार पलटा ऐसे, दूसरी बार फिर पलटा तो फिर से सीधा हो गया ना। मान लो ये पहले फोर्स इस डायरेक्शन में ऊपर में लग रहा था, तो मैग्नेटिक फील्ड को चेंज कर, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन चेंज किया गया, नीचे हो गया फोर्स। फिर करंट को भी पलट दिया गया, फिर से उलट गया फोर्स, मतलब फिर से सेम डायरेक्शन में फोर्स लगने लगेगा। तो केवल किसी एक फैक्टर को पहले चेंज करेंगे। अब देखो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इज आउटसाइड द प्लेन। अगेन लेफ्ट हैंड लेंगे, तीनों फिंगर्स को अलाइन करेंगे, ठीक है। ये अलाइन हो गया, मैग्नेटिक फील्ड इधर है बाहर की तरफ। अब मैग्नेटिक फील्ड बाहर, ये जो फोर फिंगर है ये मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करेगा। मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ आ गया, करेक्ट। करंट ऊपर की तरफ है तो ये करंट है, इसको घुमा दो, मैग्नेटिक फील्ड आपकी तरफ, करंट ऊपर। डॉट रिप्रेजेंट करता है आपकी तरफ डायरेक्शन, क्रॉस अंदर की तरफ। ये करंट ऊपर, डॉट बाहर की तरफ, क्रॉस अंदर की तरफ। और करंट देखो ऊपर जा रहा है तो करंट हो गया ऊपर, ये आपकी तरफ मैग्नेटिक फील्ड। फोर्स देखो पलट गया, थंब उधर पॉइंट कर रहा है, मतलब ये फोर्स पलट गया। तो फोर्स कैसे पलटा, फोर्स पलटा है बिकॉज ऑफ द रिवर्स इन द, बिकॉज ऑफ द चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, बिकॉज वी हैव रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को रिवर्स करेंगे तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स भी रिवर्स हो जाएगा, ठीक। अब मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पहले जो था वही रखो। अब हम करंट का डायरेक्शन रिवर्स करके देखते हैं। अब हम करंट का डायरेक्शन रिवर्स करके देखते हैं। पहले करंट नीचे से ऊपर था ना, अब हम करंट को ऊपर से नीचे भेज देते हैं। ये हो गया डायरेक्शन ऑफ करंट। चलो फाइंड करते हैं फोर्स किधर लगेगा इस कंडक्टर के ऊपर। आ जाओ, देखो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर चला गया, करंट नीचे है, देखो करंट नीचे, फोर्स उधर लग रहा है, चेक करो फोर्स उधर लगा। पहले सिचुएशन में जब करंट ऊपर जा रहा था और मैग्नेटिक फील्ड अंदर था तो फोर्स इधर लग रहा था, अभी देखो फोर्स पलट गया। तो फोर्स को पलटने के लिए क्या करेंगे, आइदर वी कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और वी कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ करंट, देन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स रिवर्सेस। क्लियर, बताओ समझ आ गया। या तो मैग्नेटिक फोर्स को रिवर्स कर दो, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन रिवर्स कर दो, या फिर करंट का डायरेक्शन को रिवर्स कर दो, यहां से फोर्स पलट जाएगा। याद रखना है फोर्स फाइंड करने के लिए हम कौन सा रूल यूज करेंगे, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, करेक्ट। मैक्सवेल रूल कब यूज करना है, मैक्सवेल्स राइट हैंड रूल या मैक्सवेल्स कॉर्कस्क्रू रूल वी यूज टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है। चलो एक बात और है यहाँ पे है, देखो होता क्या है ना, पहली बार जब हम यूज करना चाहते हैं मैक्सवेल्स ये फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, तो पहले टाइम बहुत परेशानी होती है, मुझे भी होती थी, आपको भी होती होगी। तो उसका सबसे आसान तरीका क्या है, दो रूल है इसके बाद और जो सेम आपको डायरेक्शन ऑफ फोर्स देगा। तो वो दो रूल भी समझ लो, आपको वो ज़्यादा आसान लगेगा।
एक तो रूल है आपका, उस रूल का नाम नहीं बताऊंगा, अदरवाइज आप मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल से कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि वो वेक्टर्स में हम पढ़ते हैं, सेम तरह का रूल होता है, नाम एक ही जैसा होता है। कन्फ्यूजन से बचने के लिए मैं उसका नाम नहीं बताऊंगा, बस तरीका बता रहा हूँ क्या करना है। देखिएगा, ये है हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, ये है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, और ये है करंट। मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है? अंदर की तरफ है, करंट किधर है? ऊपर की तरफ। अब हम सेम वायर में अलग अलग रूल से डायरेक्शन फाइंड करते हैं। अगर आपको ये फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल ज़्यादा टफ लग रही है तो आप क्या करोगे, ध्यान से सुनो। आप अपने राइट हैंड को ले लेना, हम फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड के बजाय पे क्या करेंगे, अपने राइट हैंड को लेंगे, और राइट हैंड में अपने सारे फिंगर्स को, थंब को छोड़ करके, थंब फिलहाल रहने दो, हम सारे फिंगर्स को, थंब छोड़ करके, थंब को अंदर रखो, सारे बाकी 4 फिंगर्स को, ये 4 फिंगर्स को मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में कर देंगे। 4 फिंगर्स मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में आ गए, देखो थंब अंदर है, मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन में। अब जिधर करंट है उधर थंब निकाल दो, करंट किधर, करंट ऊपर है, थंब उधर ही निकाल दो ऊपर की तरफ। अब जिधर ये पाम फेस करेगा आपका, ये जिससे आप चाटा मारते हो अपने दोस्त को, ये ठीक है, तो जिधर पाम फेस करेगा दैट विल गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। चलिए आइए देखिए, जिधर सारा मैग्नेटिक फील्ड है, 4 फिंगर को उधर ही करो, और इस करंट के डायरेक्शन में थंब निकालो, तो पाम इधर फेस कर रहा है, मतलब इस वायर के ऊपर फोर्स किधर लगा, इस डायरेक्शन में फोर्स लगा। अब ये डायरेक्शन सही है कि गलत, और चेक करते हैं राइट हैंड थंब, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, करंट ऊपर की तरफ, थंब उधर पॉइंट कर रहा है ना, तो फोर्स किधर लग रहा है, उधर ही लग रहा है, मतलब इसको यूज करने का कोई जरूरत नहीं। सबसे आसान तरीका क्या है, ये वाला रूल, पाम वाला रूल, इसको पाम रूल कहना, ठीक है। कौन सा रूल कहेंगे, पाम रूल, पाम रूल। और पाम रूल राइट हैंड से लगाना, लेफ्ट हैंड से मत लगाना, गलत हो जाएगा। पाम रूल किस हैंड से लगाना है, राइट हैंड से लगाना है, याद रखना, करेक्ट। चलो कुछ क्वेश्चंस कर लो पाम रूल से। एक और तरीका है फाइंड करने का, बट मैं सोच रहा हूं उसको ना ही बताया जाए तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि उसमें आप क्या करेंगे, कर्ल वाला चीज यूज करते हैं, ऐसे यूज करते हैं। देखो, जिधर मैग्नेटिक फील्ड है उधर हाथ ले जाओ, ठीक, ये फिंगर्स उधर चला गया, और जिधर करंट है उधर चले जाओ, करंट के डायरेक्शन में कंप्लीट हाथ चला जाएगा तुम्हारा राइट हैंड का, और जिधर मैग्नेटिक फील्ड है उधर ये हाथ को घुमाओ, हाथ घुमाने से थंब जिधर पॉइंट करता है दैट विल गिव द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इधर, ठीक है। तो कर्ल करके भी निकाल सकते हैं हम, इससे भी निकाल सकते हैं हम, और पाम रूल से भी निकाल सकते हैं। तो 3 रूल है कंप्लीटली। तो मेरा सजेशन रहेगा कि आप पाम रूल यूज करिए या फिर फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल यूज़ करिए। और अगर ये जो कर्ल वाला चीज़ है ना, ये जब आप क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स पढ़िएगा तो उसमें मैं आपको 11th में पढ़ाऊंगा पाम रूल कैसे यूज़ करते हैं। 3 रूल से फील्ड का डायरेक्शन, फोर्स का डायरेक्शन निकालना पॉसिबल है, बट केवल ये 2 रूल ही सीखो। ज़्यादा सीखोगे ना तो ज़्यादा चांसेस है कंफ्यूज होने का, इसीलिए लास्ट वाला रूल भूल जाओ, जो मैंने कर्ल वाला सिखाया ना उसको भूल जाओ, केवल फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल याद रखो और ये पाम रूल याद रखना। चलो कुछ क्वेश्चंस कर लो फटाफट। आपको बताना इन सारे केसेस में डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। चलो फटाफट करेंगे, है ना, बिल्कुल स्पीड में करना, और डायरेक्शन निकाल करके अपने आंसर्स को कमेंट करना, फिर देखते हैं किसका ज़्यादा सही होता है। और अगर तुम्हारा ज़्यादा सही हो रहा है, सारा का सारा क्वेश्चन सही हो रहा है, तो लेट मी नो। अब मुझे आपका नाम बताना या फिर कमेंट कर देना, मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको आपका नाम यहाँ पे अपने लेक्चर में लूँगा, जिसने भी सही किया होगा सारे क्वेश्चन को। ये पहला क्वेश्चन है, इसके ऊपर आप फोर्स निकालिए। चलिए, ये 3 क्वेश्चन से इनको ट्राई कर लीजिए, फिर और भी क्वेश्चंस करेंगे। चाहिए फर्स्ट क्वेश्चन पे कौन सा रूल यूज करेंगे, दोनों रूल, कोई सा भी रूल यूज कर सकते हैं, चाहे आप फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल यूज करो या फिर पाम रूल यूज करो, जो आपको आसान लगता है वो यूज करो, ठीक है। एग्जामिनेशन में आपसे पूछा नहीं जाएगा कि कौन से रूल से आप डायरेक्शन निकाल रहे हो, आपसे केवल पूछा जाएगा स्टेटमेंट ऑफ फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, बस। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल का स्टेटमेंट थोड़ा देख लेना। इफ आवर थंब, इसका स्टेटमेंट देख लो या फिर पॉज करके लिख लो, लिखना चाहते हो। If the thumb, the forefinger and the central finger of our left hand is stretched in mutually perpendicular direction such that the forefinger points in the direction of magnetic field,
द सेंट्रल फिंगर पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट, देन द थंब पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फोर्स। ये है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। दिस इज फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। पॉज करके ये स्टेटमेंट लिख लेना और याद कर लेना। आपसे पाम रूल का डेफिनेशन नहीं पूछेंगे और आपसे ये भी नहीं पूछेंगे कि कौन से रूल से आप डायरेक्शन निकाल रहे हो, बस डेफिनेशन पूछते हैं नाम लिख करके कि एक्सप्लेन फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। करेक्ट। चलो आ जाओ यहाँ पे डायरेक्शन देखते हैं। तो पाम रूल पहले लगाते हैं। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है आपकी तरफ, राइट हैंड लेंगे, राइट हैंड के चारों फिंगर्स को आपकी तरफ कर देंगे, ये हो गया। करंट का डायरेक्शन देखिए, करंट का डायरेक्शन किधर है, इस साइड पे करंट का डायरेक्शन। तो थंब ऐसे खोलोगे तो करंट तो ऊपर चला जाएगा, करंट हमें इधर चाहिए, तो क्या करेंगे, हम पाम को ये पूरे हैंड को इस तरह से रोटेट कर देंगे, पूरे अपने फिंगर्स को रोटेट कर दो। अभी भी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड आपकी तरफ है, थंब को ओपन करो तो थंब इधर हो गया, डायरेक्शन ऑफ करंट इधर, ये पूरा फिंगर आपकी तरफ, पाम नीचे पॉइंट कर रहा है, देखो ये नीचे की तरफ जा रहा है, पाम देखो ये नीचे की तरफ, तो फोर्स किधर लगेगा इसके ऊपर, नीचे की तरफ फोर्स लगेगा। करेक्ट। चलो अब जितने लोग फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से इसका फोर्स निकाल रहे हो तुम भी मैच कर लो। फिंगर्स को इस तरह से पॉइंट करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड आपकी तरफ, करंट उधर है तो करंट देखो इधर कर दो, ये फिंगर आपकी तरफ, करंट उधर, थंब नीचे, मतलब फोर्स नीचे लग रहा है। तो फोर्स इज एक्टिंग इन अ परपेंडिकुलर डायरेक्शन डाउनवर्ड, फोर्स इज एक्टिंग डाउनवर्ड। फोर्स इफ किधर लगा, फोर्स लगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, डाउनवर्ड। ठीक है, फोर्स इज एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड। अच्छा यहाँ पे आ जाओ। अब यहाँ पे देखो, बता सकते हो इसमें करंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का डायरेक्शन क्या है, बताओ। देखो ये है करंट, ये कंडक्टर है, करंट ऐसे जा रहा है, करंट और मैग्नेटिक फील्ड अंदर, ये मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ। बताओ कितना एंगल है, देख रहे हो क्या ये एंगल 90 डिग्री है, बिल्कुल अभी भी एंगल 90 डिग्री है। ये ऐसे है ना, ये कुछ ऐसा है, देखो मैं आपको बता रहा हूँ, ये ऐसा और मैग्नेटिक फील्ड ऐसा अंदर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ। इसको यहाँ से निकाल दो और देखो ये एंगल कितना दिख रहा है आपको, अगर इसको सीधा कर दिया जाए तो 90 डिग्री। तो अभी भी मैग्नेटिक फील्ड और करंट के बीच में 90 डिग्री का एंगल है, अभी भी मैक्सिमम फोर्स इसके ऊपर लगेगा। डायरेक्शन बता देते हैं, पाम रूल यूज करते हैं पहले, डायरेक्शन ऑफ करंट ऊपर, तो सेम इसी के डायरेक्शन में पाम को ले जाओ, देख रहे हो डायरेक्शन यहाँ पे, बट करंट आपको क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में करना है ना पाम को, तो पाम आपका मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में देखो चला गया। अभी थंब को अंदर कर दो, ये थंब जाएगा करंट के डायरेक्शन में, कैसे जाएगा, अगर इस तरह से ओपन करेंगे तो करंट ऊपर चला जाएगा, हमें उधर ले जाना है, थोड़ा सा टिल्ट कर देंगे ऐसे, देखो ऐसे टिल्ट करोगे तो ये पाम चला गया करंट के डायरेक्शन में, तो फोर्स किधर लग रहा होगा, देखो फोर्स लग रहा होगा ऐसे, फोर्स का डायरेक्शन ये हो गया, फोर्स का डायरेक्शन ये हो गया, मतलब ये तिरछा लग रहा है, फोर्स ऐसे लग रहा है, दैट मीन्स इसके ऊपर फोर्स लगेगा, ये फोर्स लगेगा ये। अगर आपसे पूछे व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, तो जितना भी क्वेश्चंस हम लोग कर रहे हैं या आपके सिलेबस में जितने भी मैग्नेटिक फोर्स वाले क्वेश्चन आएंगे, सब में याद रखना फोर्स का, करंट का और मैग्नेटिक फील्ड का, तीनों के बीच का एंगल 90 डिग्री होगा। कोई आपसे पूछे व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड करंट, आंसर होगा 90 डिग्री। कोई आपसे पूछे व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड मैग्नेटिक फील्ड, आंसर होगा 90 डिग्री। कोई आपसे पूछे व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड करंट, आंसर होगा 90 डिग्री, बिकॉज ये तीनों फैक्टर्स F, B एंड I, दिस थ्री आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू वन अनदर, ये तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होता है। जैसे ये देखो फोर्स आया ना, ये फोर्स इस वायर से भी 90 डिग्री बना रहा होगा और मैग्नेटिक फील्ड से भी 90 डिग्री बना रहा होगा और फोर्स का डायरेक्शन ये हो गया। करेक्ट। आ जाओ यहाँ पे देखो, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, ठीक अंदर की तरफ, बट करंट उधर है तो इसको पलट दो, रोटेट कर दो, उधर ले जाओ, करंट उधर, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, तो फोर्स ऊपर लगेगा, फोर्स लग गया ऊपर, दिस इज फोर्स। अच्छा कई बार फोर्स का डायरेक्शन ना आपसे पूछ देते हैं, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, इस तरह से डायरेक्शन पूछ देते हैं, उसको भी जान लो, थोड़ा डायरेक्शन सीख जाओगे तो आंसर करना आसान होगा। ऊपर वाला डायरेक्शन हमेशा नॉर्थ लेना, नीचे वाला डायरेक्शन हमेशा साउथ लेना, राइट साइड वाला डायरेक्शन हमेशा ईस्ट लेना और लेफ्ट वाला डायरेक्शन हमेशा वेस्ट लेना। ये तीनों आपस में 90 डिग्री पे होते हैं, इनका एंगल आपस में 90 डिग्री, ईस्ट नॉर्थ के बीच में 90 डिग्री, नॉर्थ वेस्ट के बीच में 90 डिग्री, वेस्ट साउथ के बीच में 90 डिग्री, साउथ ईस्ट के बीच में 90 डिग्री। अगर तुमसे पूछे ये डायरेक्शन क्या है, इसके बीच का डायरेक्शन, यहाँ से ये बिल्कुल बीच वाला डायरेक्शन, ये होता है नॉर्थ ईस्ट, ये डायरेक्शन क्या है, ये होगा साउथ ईस्ट, ये क्या होगा बिल्कुल बीच वाला, ये होगा साउथ वेस्ट और ये डायरेक्शन होगा नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, डायरेक्शन याद रखना। अब नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट, ये तीनों ही नॉर्थ से, ईस्ट से या फिर साउथ से, वेस्ट से 45 डिग्री का एंगल बनाता है। जैसे नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ से 45, ईस्ट से भी 45,
ठीक है, ये यहाँ से भी 45 और यहाँ से भी 45, सबसे 45 डिग्री का एंगल बनाते हैं। तो ये डायरेक्शन याद रखना, करेक्ट। चलो आगे बढ़ते हैं। ये था फोर्स ड्यू टू अ करंट कैरिंग वायर। करंट कैरिंग वायर के अंदर फोर्स जीरो कब कब होगा, कब कब फोर्स जीरो होगा? याद करो फॉर्मूला, BIL साइन थीटा, F इज इक्वल टू BIL साइन थीटा। फोर्स कब कब जीरो होगा? नंबर 1, फोर्स जीरो होगा जब मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगा। नंबर 2, फोर्स जीरो होगा जब करंट जीरो होगा। नंबर 3, फोर्स जीरो होगा जब L जीरो होगा। L जीरो का मतलब क्या होगा? मतलब कि डिस्प्लेसमेंट लेंथ। डिस्प्लेसमेंट समझते हो ना? अगर कोई सर्कुलर लूप, ये सर्कुलर लूप किसी मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया जाए तो इस सर्कुलर लूप का इस लेंथ का डिस्प्लेसमेंट कितना है? L एक्चुअली होता है डिस्प्लेसमेंट लेंथ। L का मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट वाला लेंथ, ये एक्चुअल वाला लेंथ नहीं होता। मान लो तुम यहां से चलना शुरू कर रहे हो A पॉइंट से और इस वायर को ऐसे घुमा करके एक सर्कुलर लूप बना रहे हो, वापस यहीं पहुंच गए, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? जीरो। तो डिस्प्लेसमेंट जीरो, तो इस लूप के ऊपर कोई भी फोर्स नहीं लगने वाला। भले ही इसका लेंथ होगा, सरकमफ्रेंस होगा, बट इसके ऊपर फोर्स नहीं लगेगा क्योंकि इसका डिस्प्लेसमेंट लेंथ क्या हो गया? जीरो हो गया। इसी तरह से तुम्हारे पास ये लूप है, एक स्क्वायर लूप है, किसी भी तरह का लूप में नेट फोर्स जीरो होता है, बस याद रखना। इसका मैग्नेटिक फील्ड चेंज कर दो, बाहर की तरफ कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैग्नेटिक फील्ड कहीं भी कर दो, करंट फ्लो कर रहा है इसके ऊपर, यहाँ पे भी करंट फ्लो कर रहा है, इसमें भी करंट फ्लो कर रहा है, देखो, बट कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि इसका डिस्प्लेसमेंट लेंथ क्या है? जीरो। तो यहाँ पे नेट फोर्स क्या लगेगा? जीरो। कोई भी लूप दे दे तुमको इस तरह का लूप बनाकर दे दे तब भी मैग्नेटिक फील्ड जीरो, तुमको इस तरह का लूप बनाकर दे दे तब भी मैग्नेटिक फील्ड जीरो। क्लोज्ड पाथ को हम लूप कहते हैं। लूप जीरो, लूप का मतलब होता है कि उसमें डिस्प्लेसमेंट लेंथ है ही नहीं। जैसे ये वायर था ना हमारे पास, ये वायर था, करंट इसमें फ्लो कर रहा था, तो इस वायर में डिस्प्लेसमेंट लेंथ है। तुम वायर को अगर यहां से शुरू करोगे तो यहां खत्म करना पड़ेगा, ए से शुरू बी पे खत्म। तो इस वायर का ये लेंथ डिस्प्लेसमेंट लेंथ है, इसका लेंथ है कुछ, जहां से शुरू कर रहे हैं वापस वहीं पे आ जाएंगे तो डिस्प्लेसमेंट लेंथ जीरो हो जाएगा, जिसके कारण मैग्नेटिक फोर्स भी जीरो हो जाएगा। तो तीसरा फैक्टर ये है। चौथा फैक्टर कब होगा? जब कोई भी दो क्वांटिटी आपस में पैरेलल हो, मतलब अगर थीटा किसी भी केस में जीरो आ रहा हो। कैसे? जैसे मान लो कि देखो, जैसे मान लो कि ये है करंट कैरिंग वायर, करंट कैरिंग वायर, और इसी के डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है, तो करंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल क्या हो गया? थीटा हो गया जीरो। इस केस में भी मैग्नेटिक फोर्स जीरो आएगा। कोई भी दो कंपोनेंट कभी भी पैरेलल नहीं हो सकता। देखो यहाँ पैरेलल हो गया। या फिर मान लो कि ये है करंट, ये है करंट, है ना, चलो इतना ही समझो क्योंकि उसके बाद फिर मेरे को एंगल्स वगैरह चेंज करना पड़ेगा। 90 डिग्री और 0 डिग्री वाला केस समझो। तो करंट और मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल नहीं हो सकता। अगर ये पैरेलल हुआ तो इसके ऊपर कोई भी फोर्स नहीं लगेगा। पैरेलल नहीं होना चाहिए, 90 डिग्री पे होना चाहिए, तभी फोर्स लगेगा। तो ये 3-4 केसेस याद रखना कब कब मैग्नेटिक फोर्स जीरो होता है। मैग्नेटिक फील्ड को जीरो कर देंगे, बाहर वाले मैग्नेटिक फील्ड को, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को जीरो कर दो, करंट फ्लोइंग इन द वायर को जीरो कर दो, डिस्प्लेसमेंट लेंथ मतलब लूप वाले केस में हमेशा मैग्नेटिक फोर्स जीरो लगेगा, और थीटा जीरो मतलब करंट और मैग्नेटिक फील्ड किसी भी तरह से अगर पैरेलल तुम्हें दिखे, तुम्हें इस तरह से दिखे, ये है करंट, ये है मैग्नेटिक फील्ड, या फिर एंटी पैरेलल दिखे, मतलब ये करंट है और इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है, देखो ये एंटी पैरेलल हो गया, ऑपोजिट डायरेक्शन में, या तो थीटा हो या फिर 180 डिग्री हो। एंटी पैरेलल होता है 180, तो साथ साथ नहीं होना चाहिए, पैरेलल नहीं होना चाहिए, इस तरह का सिचुएशन नहीं होना चाहिए, चाहे वो साथ साथ डायरेक्शन में हो या फिर ऑपोजिट डायरेक्शन में हो, दोनों ही केस में मैग्नेटिक फील्ड जीरो लगता है, करंट और मैग्नेटिक फील्ड का। बात समझ आ गई? ठीक है। अब क्वेश्चन देखो ऐसे भी करते हैं लोग कि मान लीजिए कि आपके पास जो करंट है वो वायर में फ्लो कर रहा है, करंट वायर में फ्लो कर रहा है, ये है करंट, और मैग्नेटिक फील्ड इसके परपेंडिकुलर है, मैग्नेटिक फील्ड इसके परपेंडिकुलर है, इस बोर्ड के प्लेन से परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द प्लेन। तो बताना है व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। आपसे कहेंगे कि जो करंट है, करंट इज फ्लोइंग इन द साउथ नॉर्थ डायरेक्शन, ठीक है, करंट कहाँ से कहाँ जा रहा है, नीचे साउथ होता है, तो करंट फ्लो कर रहा है साउथ से नॉर्थ डायरेक्शन में, और मैग्नेटिक फील्ड है परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ दिस वायर। ये वायर का प्लेन हो गया, बोर्ड इज द प्लेन ऑफ द वायर, और बोर्ड के प्लेन से परपेंडिकुलर इनसाइड द बोर्ड ये मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है। देन व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो आप क्या करोगे, पाम निकालो, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में
सारे चारों फिंगर्स, और थंब को ओपन करना है करंट के डायरेक्शन में, ऊपर हो गया तो फोर्स इधर लगा, ये हुआ फोर्स का डायरेक्शन। तो आप कैसे बताएंगे ये फोर्स का डायरेक्शन क्या है? अगर ये साउथ है और ये नॉर्थ है तो ये डायरेक्शन वेस्ट होता है, तो फोर्स किधर लग रहा है? फोर्स इज एक्टिंग इन वेस्ट डायरेक्शन। क्लियर? समझ आ गया? तो ये था पूरा टॉपिक करंट कैरिंग वायर के ऊपर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फोर्स कैसे निकलेगा, ये उसका तरीका हो गया। नेक्स्ट टॉपिक है फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल। यस, एक चार्ज पार्टिकल के ऊपर भी फोर्स लगता है, एक चार्ज पार्टिकल के ऊपर भी फोर्स लगता है। फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल, ऑन अ चार्ज पार्टिकल। चलो नेक्स्ट टॉपिक, फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल। कौन सा चार्ज पार्टिकल? मूविंग चार्ज पार्टिकल। फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज पार्टिकल इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। तो इसका फॉर्मूला देखिए, F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा, याद रखना है, इसी से सारा कुछ आएगा। जैसे उस केस में F इज इक्वल टू बिल साइन थीटा याद कर रहे थे ना, F इज इक्वल टू बिल साइन थीटा, बिल्कुल उसी तरह से ये फॉर्मूला भी याद रखिएगा। ये कंडक्टर के लिए जिसका लेंथ होगा, ये चार्ज के लिए जिसका कुछ चार्ज होगा। इसमें जो चार्ज Q है, दिस इज कॉल्ड चार्ज। ये चार्ज कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। सेकेंड क्वांटिटी है V, V इज द वेलोसिटी या स्पीड बोल लो, वेलोसिटी बोल लो या फिर स्पीड बोल लो, हमें बस केवल समझना है इसे। B इज द मैग्नेटिक फील्ड, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन V एंड B, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड का एंगल है ये। ठीक है, देखा ये गया कि जब किसी चार्ज पार्टिकल को तेजी से मैग्नेटिक फील्ड के अंदर फेंका गया, है ना, चार्ज पार्टिकल मान लो मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में था, ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है, एक चार्ज पार्टिकल को तेजी से इसके अंदर फेंका गया, तो जब ये चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर गया ना, तो ये घूमने लगा, सर्कुलर पाथ में घूमने लगा। ठीक है, तो ये सर्कुलर पाथ में कैसे घूमा? तो सर्कुलर पाथ में इसलिए घुमा ये क्योंकि जब इस चार्ज पार्टिकल को बहुत तेजी से मैग्नेटिक फील्ड में फेंका जाएगा तो ये अंदर जाएगा मैग्नेटिक फील्ड का, जैसे ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर गया इसके ऊपर फोर्स लगा जिसके कारण इसका पाथ चेंज हो गया। जब ये मैग्नेटिक फील्ड के बाहर था तब तो ये स्ट्रेट लाइन में चल रहा था, बट जैसे ये मैग्नेटिक फील्ड को क्रॉस करेगा फिर यहां से इसका पाथ सर्कुलर हो जाएगा। तो याद रखना पहला पॉइंट, जब मैग्नेटिक फील्ड, जब एक चार्ज पार्टिकल, चाहे वो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल हो या फिर वो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल हो, जब भी कोई भी चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंटर करता है तो वो चार्ज पार्टिकल एक सर्कुलर मोशन करने लगता है। क्लियर? सर्कुलर मोशन करने लगता है। तो सर्कुलर मोशन इसलिए कर रहा है बिकॉज उस पार्टिकल के ऊपर मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है, और उस मैग्नेटिक फोर्स को निकालने के लिए हम फॉर्मूला यूज करते हैं, सामने जो लिखा है Q इंटू वी बी साइन थीटा, Q इंटू वी बी साइन थीटा। अब सारा चीज़ वही है जो हम लोग इससे पहले डिस्कस कर रहे थे। मान लो आपको बताना है कि ऑन व्हाट फैक्टर्स डज द चार्ज इन अ मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड, मूविंग चार्ज, फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज इन अ मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड्स, इट डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ चार्ज, जितना ज़्यादा चार्ज होगा उतना ज़्यादा मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। नंबर 2, इट डिपेंड्स ऑन द स्पीड, अगर चार्ज रेस्ट पर है तो उस पर कोई भी मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगेगा, क्योंकि V अगर रेस्ट पर होगा तो V जीरो हो जाएगा, और V जीरो होने से ये पूरा टर्म जीरो हो जाएगा, और कंप्लीट टर्म जीरो होने से फोर्स भी जीरो हो जाएगा, कोई भी फोर्स नहीं लगेगा। इसीलिए देखो टॉपिक का नाम क्या है, फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज। रेस्ट चार्ज पे कोई मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगता बच्चों, क्योंकि V जीरो होने से पूरा मैग्नेटिक फोर्स जीरो बन जाएगा। इसीलिए हमेशा कैसा चार्ज लेना है, हमें मूविंग चार्ज लेना है। मैग्नेटिक फील्ड एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड पर डिपेंड करता है, अगर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा देंगे, मैक्सिमम कर देंगे तो फोर्स मैक्सिमम हो जाएगा, और अगर कम कर देंगे तो फोर्स कम हो जाएगा। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जीरो कर देंगे तो फोर्स भी जीरो हो जाएगा। ठीक है, मैक्सिमम फोर्स लगाने के लिए हम V और B को हमेशा 90 डिग्री पे रखेंगे। एक एग्जाम्पल देख लो, मान लो कि एक मैग्नेटिक फील्ड, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड ये है एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, ये जो V है ना, V ये मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज है, याद रखना। वेलोसिटी ऑफ कौन सा चार्ज? पॉजिटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज का वेलोसिटी को पलट देंगे, ये केवल मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज आपको देखना है। बताता हूं क्या करना है इसमें। ये है मैग्नेटिक फील्ड, करेक्ट, और इसमें
दो पार्टिकल्स हैं, एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, ये एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, जैसे प्रोटॉन हो गया, प्रोटॉन एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होता है। प्रोटॉन को v वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड में इस डायरेक्शन पे फेंका गया, और इसके साथ साथ एक इलेक्ट्रॉन को भी सेम इसी डायरेक्शन में फेंका गया, एक नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल को इसी डायरेक्शन में फेंका गया। इलेक्ट्रॉन है ये प्रोटॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है, इसी डायरेक्शन में फेंका गया, और ये v वेलोसिटी के साथ, जो वेलोसिटी से इसे फेंका गया था सेम वेलोसिटी से इसे भी फेंका गया है। तो आपको बताना है कि इस मूविंग चार्ज पार्टिकल के ऊपर कितना कहाँ किस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा जब ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जाएगा। तो आ जाओ यूज़ करते हैं वही राइट हैंड पाम रूल, सेम रूल यूज़ करेंगे, तुम लेफ्ट हैंड रूल भी यूज़ कर सकते हो। आ जाओ ये यूज़ कर लो। मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में हम सारे फिंगर्स को, पाम के फिंगर्स को अलाइन करेंगे, ये रहा फिंगर्स, और थंब जो होगा ना, ये थंब मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज पे, चार्ज के डायरेक्शन में पॉइंट करना है। ये जो V है ये मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज है। तो सबसे पहले प्रोटॉन के लिए देख लो, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज ऊपर जा रहा है, तो थंब को पॉजिटिव चार्ज के डायरेक्शन में निकाल देंगे। तो फोर्स किधर लग रहा है? इनसाइड द बोर्ड। पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स किस पे लगा, तो कहाँ पे लगा? इनसाइड द बोर्ड। इसके ऊपर फोर्स लग रहा है इनसाइड। इनसाइड मतलब इनसाइड का सिंबल होता है क्रॉस, ठीक है, इनसाइड परपेंडिकुलर टू द बोर्ड। दैट मीन्स ये चार्ज ऐसे जा रहा था, अंदर फोर्स लगा, तो ये अब ये सर्कुलर पाथ अंदर की तरफ ऐसे घूमने लगेगा, सर्कुलर पाथ में घूमने लगेगा। अब नेगेटिव चार्ज के ऊपर फोर्स लगाते हैं, निकालते हैं। मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में हमारा चारों फिंगर्स ये चला गया, करेक्ट। उसके बाद देखो ये इलेक्ट्रॉन है, अगर इलेक्ट्रॉन का मोशन ऊपर हो रहा है तो इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में हम लेंगे, क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन ऊपर जा रहा है तो प्रोटॉन नीचे जाएगा। अगर इलेक्ट्रॉन मतलब नेगेटिव चार्ज ऊपर जा रहा है, देखो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन हमेशा ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं सर्किट में। जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा होता है सर्किट में, पॉजिटिव चार्ज उसके जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा होता है। तो हमें यहाँ पे कौन सा डायरेक्शन लेना था? पॉजिटिव चार्ज का डायरेक्शन लेना है। ये थंब केवल पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन में जाएगा, नेगेटिव चार्ज के डायरेक्शन में कभी नहीं करना। तो ये रहा हमारा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये है मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज, बट ये तो नेगेटिव चार्ज है। अगर ये नेगेटिव चार्ज ऊपर जा रहा है मतलब प्रोटॉन या पॉजिटिव चार्ज नीचे जाएगा, तो इसके लिए पॉजिटिव चार्ज का डायरेक्शन हम नीचे लेंगे, ठीक है। अगर ये ऊपर जा रहा है ना तो उसको हटा दो, नेगेटिव चार्ज का ऊपर वाला मोशन हटा दो, इसका ऑपोजिट डायरेक्शन ले लो, ये नीचे हो गया, मतलब ये पॉजिटिव चार्ज नीचे जाएगा। अगर ये ऊपर जा रहा था तो पॉजिटिव चार्ज नीचे जाएगा, ऐसे। अब नीचे कर दो, देखो फोर्स किधर लगा? आपकी तरफ फोर्स लगा, मतलब इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा नेगेटिव चार्ज के ऊपर, ये लगेगा आउटवर्ड। क्या लगेगा? ये आउटवर्ड। देख रहे हो डायरेक्शन ऑफ फोर्स पलट गया ना। तो यहां पर भी तुम डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक चार्ज पार्टिकल के ऊपर पलट सकते हो, रिवर्स कर सकते हो। कैसे रिवर्स करेंगे? तुम चार्ज को देख लो, पॉजिटिव चार्ज के कारण जो फोर्स लग रहा है वो नेगेटिव चार्ज के कारण उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। यहां देखो, पॉजिटिव चार्ज के कारण फोर्स अंदर लग रहा था, नेगेटिव चार्ज के कारण फोर्स बाहर लग रहा है। तो अब ये जो इलेक्ट्रॉन है ये जब ऊपर जा रहा होगा, ये ऊपर ट्रेवल कर रहा है, तो फोर्स बाहर की तरफ लग रहा है, तो ये ऐसे घूमेगा, बाहर की तरफ ऐसे घूमेगा। लेकिन प्रोटॉन क्या था? ये जा रहा था अंदर की तरफ घूमेगा ये, ठीक। नेक्स्ट, वेलोसिटी ऑफ द चार्ज। अगर तुम चार्ज का मोशन पलट देते हो, वही बात हुई, अगर तुम पॉजिटिव चार्ज ले रहे हो उसके बाद नेगेटिव लेते हो तो फोर्स पलट जाएगा, चार्ज का मोशन पलट देते हो तो फोर्स पलट जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पलट दोगे तो भी फोर्स पलट जाएगा, ठीक है। ये सर चीज़ों पे फोर्स डिपेंड करता है और फोर्स पलट जाता है, रिवर्स करने से फोर्स पलट जाता है। इन तीनों फैक्टर्स को रिवर्स करने से फोर्स पलट जाएगा। बात समझ आई? ठीक है। एक और बात समझो, जब कोई मूविंग चार्ज एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जाता है तो उसका क्या क्या पैरामीटर्स चेंज होता है? सबसे पहला चीज़, मास चेंज नहीं होगा उसका, मास विल नॉट चेंज, मास विल नॉट चेंज। ध्यान से समझना इसको। जब एक मूविंग चार्ज पार्टिकल को तुम मैग्नेटिक फील्ड के अंदर भेजोगे तो उसका मास फिक्स रहेगा, मास चेंज नहीं करेगा। नंबर 2, इसका स्पीड भी कांस्टेंट रहेगा, स्पीड भी चेंज नहीं करेगा, स्पीड विल नॉट चेंज, यूनिफॉर्म स्पीड में रहेगा ये, यूनिफॉर्म मोशन में। कैसे रहेगा? यूनिफॉर्म मोशन में ही ये मूव करेगा। मतलब अगर तुम इस चार्ज पार्टिकल को मान लो 2 मीटर पर सेकेंड से इसके अंदर फेंके, तो ये जब सर्कल में घूमेगा तो 2 मीटर पर सेकेंड से ही घूमेगा। या फिर इसे तुम 5 मीटर पर सेकेंड से फेंक रहे हो इलेक्ट्रॉन को, तो ये सर्कल में घूमेगा तो 5 मीटर पर सेकेंड से ही घूमेगा। इसका स्पीड में चेंज नहीं आएगा। हाँ, डायरेक्शन इसका बदल जाने से वेलोसिटी में चेंज आ जाएगा, क्योंकि वेलोसिटी कब चेंज करता है? डायरेक्शन के बदल जाने से। तो वेलोसिटी चेंज होगा इसका, इट्स वेलोसिटी विल चेंज, वेलोसिटी विल चेंज। वेलोसिटी क्यों चेंज हुआ? बिकॉज डायरेक्शन चेंज हो गया। पहले ये सीधा सीधे जा रहा था, जैसे मैग्नेटिक फील्ड में एंटर किया सर्कुलर पाथ में घूमने लगा तो वेलोसिटी चेंज हो जाएगा। नंबर 4, अब वेलोसिटी जब चेंज हुआ तो मोमेंटम भी चेंज होगा, बिकॉज मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी। तो मोमेंटम विल चेंज, इट्स मोमेंटम विल चेंज।
तो ये सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, और इन सारे फैक्टर्स को आप देख लो कौन कौन सा चेंज करेगा, कौन कौन सा चेंज नहीं करेगा। मास चेंज नहीं करेगा क्योंकि मास ऑफ पार्टिकल ये इंडिपेंडेंट होता है किसी भी फैक्टर पे, ये चेंज नहीं करता, ये हमेशा फिक्स रहता है। स्पीड चेंज, जनरली क्वेश्चन स्पीड से ही आता है कि स्पीड और वेलोसिटी में क्या चेंज करेगा। तो चार्ज पार्टिकल जब अंदर जाएगा ना तो स्पीड फिक्स रहेगा, यूनिफॉर्म मोशन करेगा, बट वेलोसिटी चेंज हो जाएगा, एंड ये वेलोसिटी चेंज डायरेक्शन के कारण होगा, और ये वेलोसिटी जब चेंज होगा तो मोमेंटम भी चेंज कर जाएगा। ठीक है, आपसे एक सवाल है, मैं आपसे पूछ रहा हूं, ये बताना आप मेरे को कि अगर एक चार्ज पार्टिकल है जो रेस्ट पर है, ये प्लस चार्ज है और ये रेस्ट पर है, मतलब इसका वेलोसिटी 0 है, और ये चार्ज पार्टिकल एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर फेंका गया या फिर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा गया है, इसका वेलोसिटी 0 है, तो इसके ऊपर फोर्स कितना लगेगा। देखो वेलोसिटी 0 मतलब फोर्स भी क्या हो जाएगा 0, इसके ऊपर कोई भी फोर्स नहीं लगेगा। रेस्ट चार्ज पे कोई फोर्स नहीं लगता, लिख लो, फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स ऑन द रेस्ट चार्ज इज ऑलवेज इक्वल टू 0। मैग्नेटिक फोर्स ऑन द रेस्ट चार्ज इज ऑलवेज इक्वल टू 0। क्लियर है, समझ गए। एक और आखिरी बात, फिर लेक्चर को समाप्त करेंगे। एक टॉपिक केवल आपका रह गया, डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट्स, वो भी जल्द ही मैं आपको करा दूंगा। इस तरह से हम सारे चैप्टर्स को आपके बोर्ड्स एग्जामिनेशन से पहले कवर कर चुके। एक और आखिरी बात बच्चों, अल्फा पार्टिकल एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। अल्फा पार्टिकल एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होता है, ठीक है। बीटा पार्टिकल एक नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होता है, एक नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होता है। और लास्ट गामा, गामा पार्टिकल एक न्यूट्रल चार्ज पार्टिकल होता है। ये एक न्यूट्रल पार्टिकल होता है, मतलब इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। गामा के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता, नो चार्ज, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है। तो तुम मेरे को बताओ, अगर एक मैग्नेटिक फील्ड में, ये देखो मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हम इन तीनों चार्ज पार्टिकल्स को अगर सेम वेलोसिटी से फेंक रहे हैं ताकि ये इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर चला जाए, तो जैसे ही ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जाएगा तो कौन से पार्टिकल के ऊपर किस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। सबसे पहला पार्टिकल हम यहाँ पे देखो, ये अल्फा पार्टिकल को फेंक रहे हैं, ये अल्फा पार्टिकल को हम इस डायरेक्शन में फेंक रहे हैं, ठीक है। फिर हम बीटा पार्टिकल को फेंक रहे हैं, इसी डायरेक्शन में फेंकेंगे बीटा पार्टिकल को, या इसको चेंज कर देते हैं, बीटा पार्टिकल को हम डाउनवर्ड डायरेक्शन में फेंक रहे हैं, ठीक है। ये वेलोसिटी v से फेंका गया, ये वेलोसिटी v से फेंका गया। और गामा पार्टिकल को हम, ये है गामा पार्टिकल, इस गामा पार्टिकल को हम इस डायरेक्शन में फेंक रहे हैं विद वेलोसिटी v। तो आपको बताना है सारे पार्टिकल्स के कारण फोर्स किधर किधर लगने वाला है। आइए बताते हैं, पता करते हैं। आ जाओ, अब की बार हम फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से करा रहे हैं क्वेश्चन। चलो आ जाओ, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल निकालो। सबसे पहले तो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में ये 4 फिंगर प्लेस करो। मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, 4 फिंगर अंदर, ये होता है करंट का डायरेक्शन। या तो तुम करंट का डायरेक्शन ले लो या फिर पॉजिटिव चार्ज का मोशन का डायरेक्शन ले लो। तो ये पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिवली चार्ज होता है अल्फा पार्टिकल, ये ऊपर जा रहा है तो करंट का डायरेक्शन ऊपर कर देना, मतलब ये हो गया डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज। तो फोर्स इसके ऊपर इधर लगेगा, ये लगा इसके ऊपर फोर्स, दिस इज फोर्स ऑन अल्फा पार्टिकल। चलो नेक्स्ट यहाँ देखो बीटा पार्टिकल। बीटा पार्टिकल एक नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, तो इनके ऊपर फोर्स किधर लगेगा, देखिए यहाँ से आप समझ सकते हो। यहाँ से अगर इसके ऊपर फोर्स किधर लगा है, बीटा पार्टिकल नीचे जा रहा है, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, इसका डायरेक्शन को पलट दो, ये भी ऊपर जाएगा तो फोर्स भी इधर ही लगेगा जिधर अल्फा पार्टिकल के ऊपर लग रहा था। लॉजिक है, नहीं आता तो देख लो, इससे समझ लो, प्रैक्टिस करोगे सब आने लगेगा। मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, बीटा पार्टिकल नेगेटिवली चार्ज है, नीचे जा रहा है तो पॉजिटिव ऊपर हो जाएगा, अगर ये नीचे जा रहा है तो डायरेक्शन हम पलट दें। नेगेटिव चार्ज के केस में डायरेक्शन खुद पलट देना, फोर्स देखो इधर लगा सेम डायरेक्शन में, जिधर अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्ट हुआ उधर ही ये बीटा पार्टिकल भी डिफ्लेक्ट होगा, सेम डायरेक्शन। अब ये गामा पार्टिकल है भाई, गामा पार्टिकल के ऊपर चार्ज क्यू क्या होता है, फॉर्मूला क्या था हमारे फोर्स का, क्यू वी बी साइन थीटा। तो Q 0 है हमारे पास, 0 मल्टीप्लाइड बाय, न्यूट्रल होता है ना ये, इसके ऊपर चार्ज होता ही नहीं है, 0 मल्टीप्लाइड बाय वी बी साइन थीटा, कंप्लीट टर्म बन गया 0, मतलब इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगेगा। अगर इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगेगा तो ये अपने पाथ से डेविएट नहीं करेगा, जिस डायरेक्शन में जिस स्पीड के साथ जा रहा था सीधा सीधा वैसे ही चला जाएगा, फोर्स नहीं लगेगा इसके ऊपर, मतलब ये सीधा सीधा स्ट्रेट पाथ चलता जाएगा, इसका पाथ हो जाएगा स्ट्रेट। गामा पार्टिकल कैसा चलेगा, ये स्ट्रेट पाथ में चलेगा, ये डिफ्लेक्ट नहीं करने वाला। बट ये दोनों पार्टिकल्स देखो ऊपर जा रहे थे बट फोर्स ऐसे लगा तो ऐसे घूमने लगेंगे, ये दोनों पार्टिकल ऐसे घूमने लगेंगे सर्कुलर पाथ में,
सेम स्पीड से घूमने लगेंगे, वेलोसिटी चेंज होगा, मोमेंटम चेंज होगा। तो बच्चों ये था आज का लेक्चर, जिसमें मैंने आपको कंप्लीटली फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग वायर एंड फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल का निचोड़ मैंने दिया है आपको। आप भरोसा रखो या ना रखो, मैंने एक बेस्ट लेक्चर आपको ला कर दिया इस टॉपिक के ऊपर, या फिर इस पूरे चैप्टर के ऊपर मैंने कोशिश की है कि बेस्ट लेक्चर आपको समझाने के पर्सपेक्टिव से लेकर आऊँ। नेक्स्ट लेक्चर हमारा होगा लास्ट लेक्चर इस पूरे चैप्टर का, डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट्स। वो भी बहुत छोटा सा एक लेक्चर बनेगा, उसमें बहुत सारे टॉपिक्स तो नहीं है बट कुछ कुछ है, जैसे लाइव, न्यूट्रल और ओवरलोडिंग एंड शॉर्ट सर्किटिंग, ये सब मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, फिर अगर आपको लेक्चर पसंद आ रहा है तो आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब, चैनल को सपोर्ट करिए, चैनल को बढ़ाइए। ये आपका भी चैनल है, जितना मेरा है वो ये चैनल उतना आपका भी है। अगर आपको इससे कुछ बेनिफिट हो रहा है तो मैं आपसे कुछ और नहीं मांग रहा हूँ, केवल आपसे ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अगर आपको पसंद आती है ये लेक्चर्स या जो भी चैप्टर्स मैं पढ़ा रहा हूँ, लाइक सब्सक्राइब शेयर। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट एंड गुड नाइट।